आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। और हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। और फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक नए तरह का रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, दैट इज हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ओके, और हमारा सब हेडिंग क्या होगा, द टाइप ऑफ केमिकल reactions, type of chemical reactions, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक है आपका कॉम्बिनेशन, और जिसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सिंथेसिस रिएक्शन, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। आज हम लोग जो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल reaction which is in our syllabus, that is displacement reaction, displacement reaction, ठीक है। ये बच्चों देखो जनरली किस चीज पे डिपेंड करता है और इसे हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चों ना, सपोज कर लो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, जिसमें जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनसे ज्यादा अगर एक दूसरा एलिमेंट रिएक्टिव है तो फिर वो क्या करेगा ना, उस कंपाउंड से उस एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर देगा, है ना। पहले लिख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, फिर हम लोग उसे समझेंगे। It is a type of chemical reaction, a type of chemical reaction in which a more reactive element, displaces the less reactive element, from its compound, ओके, दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। चलिए बढ़िया दिख रहा है, ओके। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, किसे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहां से हटाएगा, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उसे वो हटा देगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर आप लोगों को और भी चीजें समझ में आने लगेंगी। एग्जांपल, जैसे सपोज कर लो हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, जिंक को रिएक्ट करवाया गया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। जिंक
को रिएक्ट करवाया गया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। अच्छा देखो, जिंक एक एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है ना। अच्छा, जिंक जो एलिमेंट है वो मेटल है, कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है ना। बड़े ध्यान से सुनो, जिंक जो है वो एक एलिमेंट है ना। हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसे हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कहां से, कंपाउंड से। तो इस केस में बच्चों जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, कॉपर कंपाउंड में प्रेजेंट है। जिंक क्या करेगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, उसके कंपाउंड से। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, है ना। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह पे खुद आ गया, है, और कॉपर बाहर निकल गया एलिमेंट के आकार में, फिर वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। समझ में आया। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका एक जनरल फॉर्मेट क्या है ना, A प्लस BC gives rise to AC प्लस B, AC प्लस B। ओके, A एक एलिमेंट है, ठीक है, वो रिएक्ट किया एक कंपाउंड से जो BC है। A क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया और C के साथ खुद कंपाउंड बन गया, और B जो था वो निकलकर बाहर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शंस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आपके बुक में एक्टिविटी 1.9 में वो क्या दिया उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है वो, ठीक है। इतना कुछ आपको समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसे हैं, है ना। इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। अब हम लोग और भी एग्जांपल्स, एक्टिविटीज जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके तो बच्चों देखो, जो बलवान है वो कमजोर को हटा देगा, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है ना। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देगा, वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। देखो एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.9, एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.9, उसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो। क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या लिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, फिर वो कह रहा है कि 2 आयरन के नेल्स ले लो, ठीक है। हम लोग एक ही लेते हैं, मतलब तो एक ही निकल कर आएगा, है ना, बात बराबर है। आप 1 लो 2 लो, होने वाला तो वही है। इसके साथ जो होगा दूसरा आयरन नेल, वो अपना आधार कार्ड दिखाकर बच तो नहीं सकता, है ना। इसके साथ जो होने वाला है इस सोल्यूशन के अंदर में, दूसरे के साथ भी वही होगा। तो हम लोग एक ही आयरन का नेल यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड के साथ फिक्स कर दो, ठीक है। एक स्टैंड के साथ फिक्स कर दो, यहाँ पर हम लोग क्लैंप लगा देंगे। ये क्लैंप जो है इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ कर रखेगा, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ कर रखेगा। अब वो कह रहा है इस आयरन के नेल में, ये क्या है बच्चों, आयरन नेल, है ना, ये क्या है, आयरन नेल। केमिकल सिंबल Fe, केमिकल सिंबल क्या है इसका, Fe, जानते हो सब, है ना। अच्छा, वो कह रहा है इसमें एक धागा लगाओ, ठीक है, एक थ्रेड हम लोग यहाँ पर बांध दिए, ठीक है। अब वो कह रहा है इस थ्रेड के थ्रू इस आयरन नेल को यहाँ पर डुबा दो, इस आयरन नेल को इस सॉल्यूशन में डुबा दो, ठीक है। आयरन नेल को इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, डुबा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा,
क्या होगा वो जानने से पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या क्या है वो जान लेते हैं। आयरन नेल जनरली ग्रे कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू। ओके, ठीक है। अब हम लोग आयरन नेल को डुबा दिए इस सॉल्यूशन के अंदर में, है ना। कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग आयरन नेल को इस सॉल्यूशन में डालते हैं, देखो क्या होता है। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कॉपर सल्फेट के साथ, है ना, कॉपर सल्फेट के साथ। होगा क्या बच्चों? इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने लगेगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने लगेगा, और क्या होगा रिजल्ट ना, आयरन कॉपर को हटा देगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो आयरन कॉपर की जगह आ गया तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा, प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। ओके, अच्छा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था बच्चों, लेकिन प्रोडक्ट में आयरन सल्फेट आ रहा है। आयरन सल्फेट का कलर ब्लू नहीं है, ठीक है, आयरन सल्फेट का कलर ब्लू नहीं है। तो होगा क्या ना, हम लोग देखेंगे जैसे आयरन नेल को हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिए, ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा। क्या होने लगेगा? आयरन सल्फेट बन रहा है, जिसके वजह से ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल गेट फेडेड, है ना। और हम लोग फिर जब आयरन को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे इस आयरन के ऊपर एक, जब आयरन पूरा रिएक्शन हो गया उसके बाद आयरन नेल को बाहर निकालो, है ना, चेक करो सही सलामत है या नहीं, है ना। जब आयरन नेल को बाहर निकालोगे बच्चों, अब वो आयरन नेल किसके साथ रिएक्ट कर चुका है? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर चुका है। अब देखोगे तुम इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्राउन, या फिर हम लोग कह सकते हैं रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन क्यों हुआ जानते हो? देखो, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, आयरन सल्फेट बना प्लस कॉपर। ये जो कॉपर बना बच्चों, ये आयरन के ऊपर डिपॉजिट होता चला गया, आयरन के ऊपर डिपॉजिट, और इसी कॉपर का कलर है रेडिश ब्राउन। इसी कॉपर का कलर है रेडिश ब्राउन, जो कि इस आयरन के ऊपर एक लेयर के आकार में डिपॉजिट होकर के है। इसी के लिए हमें आयरन कैसा दिखने लगा है ना, रेडिश ब्राउन कलर का दिखने लगा है। समझ में आया? तो इससे क्वेश्चंस हमें क्या क्या पूछे जाते हैं? वो पूछता है कि कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू है वो धीरे धीरे फेड क्यों हो रहा है? बिकॉज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड, ध्यान से सुनो, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इट स्टार्ट्स टू रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट and produces ferrous sulfate plus copper. Due to the formation of ferrous sulfate, अब कॉपर सल्फेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, फेरस सल्फेट का कलर तो ब्लू नहीं है, है ना। तो जिसके वजह से क्या होगा ना, कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। समझ में आ रहा है? ओके, फाइन। फाइनली जब आयरन कंप्लीटली कॉपर को हटा देगा इस कंपाउंड से, तो टोटल फेरस सल्फेट बन जाएगा, और इसका कलर कैसा होगा बच्चों? ग्रीन। इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। कैसा कलर होगा? ग्रीन। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, एक बार फिर से देखो, आयरन जिसका कलर ग्रे है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू है, आयरन को उस सॉल्यूशन में डाल दिया गया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनने लगा, और जो कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, क्योंकि ये अब नहीं बच रहा है ना, ये तो रिएक्ट कर जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे सब्सटेंस में, तो ब्लू कलर तो कॉपर सल्फेट का था, कॉपर सल्फेट ही नहीं बचा, तो ब्लू कलर कहां से आएगा? ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होने लगेगा, और रिएक्शन कंप्लीट होते होते पूरा का पूरा ब्लू कलर वो फेड हो चुका होगा और कलर टर्न कर चुका होगा ग्रीन में। किसमें? ग्रीन में। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि आयरन कॉपर को हटा दिया, यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन whom? आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा
इस तरीके से रिएक्शन हुआ। ये था एक्टिविटी 1.9। ओके बच्चों, फाइन। अब देखो, अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि हम लोग ये देखें कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया और इस तरीके का रिएक्शन हुआ, है ना। ये सब हम लोग अभी देखें। अब वो हमसे पूछेगा क्या कॉपर को अगर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो रिएक्शन होगा? क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता। सपोज कर लो एक घर में एक हट्टा कट्टा इंसान बैठा है, ठीक है। अब हम भेजेंगे एक दुबले पतले से इंसान को, हम बोलेंगे जाओ उसे हटा कराओ। क्या वो हटा पाएगा? नहीं। जो कमजोर है वो बलवान को नहीं हटा सकता, है ना। उसी तरीके से जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से नहीं हटा सकता। तो यहां पर तुम लिखोगे क्या? अगर बाई चांस ऐसा रिएक्शन तुम्हें देता है और पूछेगा प्रोडक्ट क्या आएगा, तो तुम लिखोगे नो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। नो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। रीजन पूछेगा क्यों नहीं मिलेगा, तो तुम लिखोगे सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव than iron, so it will not be able to displace iron from its compound. ठीक है, रीजन ये होगा, दिस इज द रीजन। ओके, रीजन ये होगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसी के लिए वो नहीं हटा सकता किसे? आयरन को उसके कंपाउंड से। ठीक है, समझ में आ गया ये रिएक्शन? ओके फाइन। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, बुक में क्या दिया है? वो दिया है जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन और फाइनली लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन। ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, है ना। दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। ठीक है, जिंक जो है बच्चों वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा देगा, है ना, कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर। यहां पर जो कॉपर हम लोगों को मिलेगा बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा, मेटल है, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। यहां जो जिंक लिए थे ये भी सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो यहां पर जिंक रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर को हटा देगा और खुद बन जाएगा जिंक सल्फेट, और साइड में कॉपर निकल गया, वो अलग से प्रोडक्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया? ओके। इसी तरीके से लेड अगर कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, लेड दैट इज Pb, अगर रिएक्ट किया किसके साथ? कॉपर क्लोराइड के साथ। ठीक है, लेड को बच्चों हम लोग सॉलिड स्टेट में लेंगे और कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। सिर्फ AQ लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना, सिर्फ AQ लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, और ये बन जाएगा क्या बच्चों? देखो PbCl2, ठीक है, प्लस Cu। ठीक है, अच्छा PbCl2 जो बना है दैट इज लेड क्लोराइड और ये सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये क्या है बच्चों? लेड। इस एलिमेंट का नाम क्या है? लेड। ये एक कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? कॉपर क्लोराइड। कॉपर
क्लोराइड। यहां पर बना PbCl2, ये क्या है, लेड क्लोराइड। लेड है और क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाता है वो, है ना, लिखा कैसे जाता है, क्लोराइड, लेड क्लोराइड। और ये कॉपर, और ये कॉपर। समझ में आ गया? तो ये 3 एग्जांपल्स बच्चों आपके बुक में दिए गए थे जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन की। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इनके अलावा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं which are other than this particular examples. Okay, some more examples from displacement reaction. Okay, okay, और एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे सपोज कर लो सोडियम ब्रोमाइड है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब देखो बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव, तो क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा और खुद उसके जगह पर आ जाएगा, है ना। तो बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड प्लस जो ब्रोमीन यहां से हट गया, क्लोरीन हटा दिया तो ब्रोमीन हट जाएगा, तो ब्रोमीन अकेले निकल जाएगा, दैट इज ब्रोमीन गैस के आकार में निकलेगा, है ना। अच्छा, इक्वेशन को बैलेंस करोगे, दैट इज 2NaBr gives plus Cl2 gives rise to 2NaCl plus what, ब्रोमीन गैस। ओके, समझ में आया? तो यहाँ क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को हटा दे रहा है। हम लोग किसे किसे रिएक्ट कराए, सोडियम ब्रोमाइड, ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। रिएक्ट किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या आया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन डाई एटॉमिक गैस है, इसीलिए 2 एटम साथ में रहेंगे, Br2। क्लोरीन भी डाई एटॉमिक गैस है, इसीलिए 2 क्लोरीन साथ में रहेंगे, दैट इज Cl2। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, आयोडीन का वैलेंसी 1 है, तो उन दोनों का कंपाउंड क्या होगा, Ki। अगर इसे हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, दैट इज Cl2 के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरीन अगेन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन आयोडीन को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा K पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन अलग आ जाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे, 2Ki gives rise to 2KCl, 2Ki plus Cl2 gives rise to 2KCl plus I2। ये जो 2 एग्जांपल्स हम लोग देखे बच्चों, इससे हमें पता चला कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन as well as chlorine is more reactive than iodine, ठीक है। Chlorine is more reactive than bromine and chlorine is more reactive than iodine। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब और कुछ एग्जांपल्स, जो भी एग्जांपल्स हम दिखा रहे हैं बच्चों, उन सबको आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। ओके, सम मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि सपोज कर लो, एक्टिव मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक मेटल सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, ठीक है। एक्टिव मेटल जैसे सपोज कर लो जिंक रिएक्ट किया, सपोज कर लो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट लिया गया है, ठीक है। जिंक मेटल है, सॉलिड स्टेट में होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, एक्टिव मेटल जिंक है, डाइल्यूट एसिड हम लोग किसे लिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है।
जिंक क्या करेगा बच्चों, देखो इस पूरे हाइड्रोजन को हटा देगा, है। तो अगर ये पूरा हाइड्रोजन हट गया तो जिंक आकर किसके जगह पर, जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस जो हाइड्रोजन हट गया था वो हाइड्रोजन गैस बन करके इधर निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा जिंक सल्फेट, ये मेटल सॉल्ट है, मेटेलिक सॉल्ट, ओके। तो इस तरीके से भी रिएक्शन हो सकते हैं। अब जैसे सपोज कर लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, है ना, इसी जिंक को, दैट इज जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl। इसका भी डाइल्यूट सोल्यूशन लिए, है, दोनों को रिएक्ट कराए। अच्छा, जिंक जो है बच्चों उसका वैलेंसी कितना है, जिंक का वैलेंसी है 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1। तो जिंक के पास 2 प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन के पास 1 प्लस चार्ज है। तो जिंक जब हटाएगा तो 2 हाइड्रोजन को हटाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन होते तो चार्ज कितना होता है, 2 प्लस, है ना। तो 2 प्लस चार्ज जो है वो 2 प्लस चार्ज को हटाएगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए 2HCl लेंगे। बैलेंस करने के लिए कितना लेंगे, 2HCl। तो जिंक 2 हाइड्रोजन को हटा दिया और जिंक क्लोराइड बन गया, ZnCl2 प्लस जो 2 हाइड्रोजन निकले थे वो गैस बन करके फिर से इवॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है, जहां मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, जहां मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। समझ में आ गया, ओके, मिटा दें, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चों, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेवल जो है डबल हो गया, है ना, ओके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चों ना, ये एक ऐसा तरह का रिएक्शन है जो 2 कंपाउंड्स के बीच में होता है। यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड नहीं होता है। इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स हम लोग देखे बच्चों, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बच्चों ना, यहाँ पर एक एलिमेंट 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे। कौन रिएक्ट करेंगे, 2 कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन in which exchange of ions between the compounds takes place resulting in the formation of new compounds, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, 2 कंपाउंड्स लिए, है ना, ओके। 2 कंपाउंड्स के बीच में अगर आयन का एक्सचेंज हो जाए तो हम लोग उसे कहेंगे कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। आगे आगे देखो समझ में आता जाएगा। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लो। ठीक है, सपोज ए बी प्लस सी बी, ये एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड में कम से कम तो 2 एलिमेंट्स होंगे ना, इसी के लिए हम लोग ए बी लिख रहे हैं, ठीक है।
ए बी प्लस सी डी जब दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ए सी को हटा देगा और डी के साथ कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए डी प्लस यहां से जो सी निकला है बच्चों वो बी के साथ कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा सी डी, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, है ना, एक्सचेंज ऑफ। अच्छा, जब हम यहां पर लिखते हैं कि आयंस एक्सचेंज होंगे, क्या एक्सचेंज होंगे? आयंस, ठीक है। तो जो कंपाउंड यहां पर बच्चों इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो आयोनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, कोवैलेंट कंपाउंड इस तरह का रिएक्शन नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो ये मिटा रहे हैं हम लोग, एग्जांपल की तरफ आएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स दिया है। वो दिया सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और बन गया सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। Na2SO4 तो यहाँ 2NaCl होगा, ACl2 BaSO4 बैलेंस, ठीक है। ओके, हम लोग Na2SO4 का एक्वस सोल्यूशन लिए, उसे बैरियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से मिक्स किए, हमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन मिला प्लस बैरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है। क्या प्रेसिपिटेट है वो आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। प्रेसिपिटेट हम लोग किसे कहते हैं? द सॉलिड insoluble mass formed during a chemical reaction is known as precipitate. Okay, the solid insoluble mass formed during a chemical reaction is known as precipitate. Okay, तो यहाँ precipitate बना। Okay, अब देखो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, हम लोग इसको देखो सोडियम सल्फेट का बना कैसे होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला तुम बता सकते हो? ये सोडियम और सल्फेट के कंबाइन होने से बना होगा। सोडियम का वैलेंसी कितना है बच्चों? 1, सल्फेट का वैलेंसी कितना है? 2, तो Na2SO4 into 1 है ना? तो Na2 सोडियम का तुम्हारा वैलेंसी कितना है? 1, सल्फेट का वैलेंसी कितना है? 2। अगर हम लोग चार्ज के आकार में बोलेंगे तो सोडियम का चार्ज कितना है? +1 और सल्फेट का चार्ज कितना है? 2 माइनस। तो हम लोग यहाँ पर इसी के लिए Na2 लिए हैं, 2 सोडियम है, 2 सोडियम। ओके, तो यहाँ देखो इसका आयोनिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, 2 सोडियम के पॉजिटिव आयंस सल्फेट 2 माइनस के साथ हैं और वो रिएक्ट किए किसके साथ? बैरियम क्लोराइड, बैरियम का चार्ज बच्चों Ba2+ है और Cl2 2 क्लोरीन है 2Cl-, ठीक है। अब देखो इसका ये एक कंपाउंड हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे, है ना। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव एक्सचेंज हो जाएंगे, आयंस क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज, है ना। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा। ओके, 2Na और 2Cl तो बन जाएगा 2NaCl। क्या बन गया? 2NaCl। अच्छा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा तो BaSO4, तो ये बन गया प्लस BaSO4। समझ में आया इतना आप लोगों को? देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो थोड़ा दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां देखिए सोडियम सल्फेट, उसको हम आयोनिक आकार में लिख दिए बच्चों, है ना। सोडियम सल्फेट ये एक कंपाउंड है, जब हम इसे ओपन करके आयंस के हिसाब से लिखेंगे तो सोडियम सल्फेट में सोडियम के 2 आयंस हैं, सल्फेट का 1 आयन है जिसका चार्ज 2 माइनस है। उसी तरीके से बैरियम क्लोराइड को जब हम आयनिक आकार में लिखेंगे तो बैरियम 2+ है और क्लोरीन के 2 आयंस हैं, है ना। अब एक्सचेंज होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, Na+ और इसका Cl-, दोनों मिलकर के बन गए NaCl। इसका बैरियम इसका सल्फेट बन गया बैरियम सल्फेट और ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। ये क्या है? प्रेसिपिटेट। ओके,
ओके, अच्छा ये समझ में आ गया। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। इस चीज में अभी आप इतना याद रखो कि इस रिएक्शन में ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बना है। इस चीज को आप ध्यान में रखो, बिकॉज इसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कशन थोड़ा करेंगे, है ना। इस चीज को ध्यान में रखो कि ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें एक प्रेसिपिटेट बना है। ठीक है, मिटा है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपके बुक में दिया है। चलिए बढ़िया, आपके बुक में कोई दूसरा एग्जांपल दिया ही नहीं, हम लोग खुद से एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एग्जांपल्स का कमी थोड़ी है। ठीक है, हम लोग अभी जो एग्जांपल लेंगे बच्चों उसमें सपोज कर लो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट आकार में। ओके, इसको कंबाइन किए सपोज कर लो HCl के साथ, वो भी डाइल्यूट आकार में लिया गया है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। अब इसे अगर हम ओपन करके आयंस के आकार में लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखो, तो Na+ एक सोडियम है तो Na1+ OH हाइड्रोक्साइड आयन, याद है आप लोगों को आयंस याद करने के लिए बोला गया था इसी के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Na+ इसमें क्या है, Na+ है, OH- है। इसमें बच्चों उसी तरीके से क्या है, H+ एंड Cl-। ओके, अच्छा जब इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, बन जाएगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। और इसका पॉजिटिव H+ कंबाइन करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, H+ और OH- मिलके क्या बन जाएंगे, H2O, दैट इज वाटर। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। ये भी एग्जांपल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, एक मेटल है फिर हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बेस। ठीक है, क्या कहते हैं, बेस। अच्छा HCl यहां पर क्या है, एसिड है ना, HCl यहां पर क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। तो ये एक बेस और एक एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ, हमें मिला NaCl क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इससे एक चीज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में इस चीज को पढ़ेंगे, बट अभी से जान लो क्योंकि एग्जांपल ये वाला पढ़ना ही था। मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बेस। अच्छा मेटल ऑक्साइड को भी बेस कहते हैं, नहीं तो आगे बोलोगे सर आप तो उस वक्त गलत बता दिए थे। मेटल ऑक्साइड्स को भी हम लोग बेस कहते हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड होगा तो भी बेस कहेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड को भी बेस कहेंगे। और बेस जब बच्चों एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में सिर्फ सॉल्ट और वाटर आएगा और कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, याद रखो इस चीज को। बेस जब किसके साथ रिएक्ट करता है ना, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस वाटर आता है। समझ में आ रहा है, ओके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का दो तरह का रिएक्शन एक्चुअली हम लोग देखे बच्चों, इसी के लिए हम बोल रहे थे कि इससे पहले जो एग्जांपल दिए थे उसे ध्यान से थोड़ा याद रखो, आगे हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्या डिस्कशन करना था हमें, देख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है ना, एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर।
जब एसिड बेस के साथ कंबाइन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों ना, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्ट्स, ठीक है, दो सॉल्ट के बीच में, ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है तो न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन किसके किसके बीच में होता है, द रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्ट्स to form a new salt, to form two new salts among which one is a precipitate, ठीक है। ये भी दो सॉल्ट के बीच में रिएक्शन है, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी दो सॉल्ट्स आएंगे, एक सॉल्ट लेकिन प्रेसिपिटेट क्या आकार में आएगा। देखो फिर से हम एग्जांपल यहां पर लिख देते हैं। हम लोग कौन सा एग्जांपल देखे थे, सोडियम सल्फेट कंबाइन किया था किसके साथ, बैरियम क्लोराइड के साथ। ये एक सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये दोनों मिले थे बच्चों, और क्या बना था ना, सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। जो दो चीज बने हैं वो भी सॉल्ट है, तो दो सॉल्ट लिया गया। यहां पर हम लोग क्या लिखे, रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्ट्स, दो सॉल्ट के बीच में रिएक्शन, टू फॉर्म टू न्यू सॉल्ट्स। इन दोनों रिएक्शन की वजह से दो नए सॉल्ट्स बने, जिनमें से एक अमॉन्ग विच वन इज ए प्रेसिपिटेट, इनमें से एक प्रेसिपिटेट है, और वो कौन है, बैरियम सल्फेट है। वो कौन है, बैरियम सल्फेट। समझ में आया? तो ये दो तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये बच्चों आपका डबल डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ाई करेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड जितने भी हैं, आप लोग बड़े हो चुके हो, बोलना नहीं पड़ेगा, खुद से उसे सॉल्व करते रहें ताकि एट द एंड उतना ज्यादा बर्डन ना रहे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे बच्चों, तो एट द एंड आप लोगों के लिए इतना बर्डन नहीं होगा, है ना। और अगर अभी छुट्टी समझ करके आराम कर रहे हो, घर में सो रहे हो दिन भर, है ना, सोना है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, और फिर सोना है, फिर टीवी देखना है, अच्छा खाना खाना भी है। ओके, तो यही सब अगर कर रहे हो तो थोड़ा मतलब रुक जाओ, ठहर जाओ और देखो कि बोर्ड एग्जाम्स हैं तुम्हारे, है ना। थोड़ा सोचो इस बारे में और पढ़ाई पे भी ध्यान दो, है ना। तो ये था आज का लेक्चर बच्चों। होपफुली और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे और ये चैप्टर खत्म होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।